है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो अंग्रेज है ये भारत आखिरकार आना क्यों चाहते थे। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो देखो, अंग्रेज भारत आने के पहले, ये ब्रिटिश लोग भारत आने के पहले क्या था, दो यूरोपियन कंपनी ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी थी, जिसको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कौन सी थी? एक तो थी पुर्तगालीज कंपनी, एक थी डच कंपनी। ठीक है। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच भी जो है इंडिया में आए थे। अब पुर्तगाली नाविकों ने क्या किया था, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। इसका मतलब क्या है, इंडिया कैसे पहुंचा जाए इस रास्ते का पता चल चुका था, इस व्यापारिक मार्ग का पता चल चुका था। ठीक है। देन पुर्तगालियों ने इस मार्ग से आते आते इंडिया में क्या किया, 1498 में जो है ये इंडिया में आए। देन इन्होंने जो है इंडिया के साथ ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। देन पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच कंपनी भी जो है इंडिया में आई और इन्होंने भी जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब मान लो इंडिया से अगर कुछ वस्तु ये 100 रुपए के लेते हैं दोनों कंपनियां, ठीक है, तो यूरोप में जाकर या अपने देश में जाकर कितने की बेचेंगे, 160 की बेचेंगे। मतलब क्या है, डायरेक्टली इनको जो है 60 रुपए का या 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसी 60 रुपए के प्रॉफिट पर जो है अंग्रेजों की नजर थी, यानी कि जो अंग्रेज व्यापारी थे ये भी देख रहे थे कि भाई देखो, इंडिया में जाकर पुर्तगीज कंपनी, डच कंपनी जो है 60% का फायदा कमा रहे हैं यूरोप में। अगर हम भी जो है इस ट्रेड में शामिल हो जाए तो हमें भी हो सकता है कि 60% का प्रॉफिट हो सकता है। तो एक रीजन ये भी था कि ये जो है इनकी तरह जो है प्रॉफिट कमाना चाहती थी, पुर्तगीज कंपनी और डच कंपनी की तरह। तो इसलिए ये इंडिया में प्रवेश करना चाहती थी। देन सेकंड क्या था, ये जो पुर्तगीज कंपनी थी, ये जो डच कंपनी थी, ये जो ब्रिटिश आने के पहले जो इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, तो क्या होता था, इनके जहाज जो इंडिया में आते थे, क्योंकि इनकी इंडिया में कंपनीज वगैरह थी, तो ये क्या करते थे, कंपनीज में अपना सामान इकट्ठा करके रखते थे, चाहे फिर वो मसाले हो गए, चाहे फिर वो कपड़े हो गए, चाहे फिर वो कुछ मोती हो गए, चाहे फिर वो सोने के सामान हो गए। और ये क्या करते थे, इनके जहाज पर जो है इकट्ठा कर कर कहाँ पर लेकर जाते थे, यूरोप में लेकर जाते थे। जब यूरोप में ये जहाज खाली हो रहे थे, यानी कि इनको जब खाली किया जा रहा था वर्कर द्वारा, तो यहाँ पर जो है अंग्रेज व्यापारी भी मौजूद होते थे। ये देख लेते थे कि देखो भाई, पुर्तगीज कंपनी का जहाज, डच कंपनी का जहाज साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया देश में जाकर जो ये सब सामान लाकर जो है यूरोप में बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखो, एशिया व्यापार पर अंग्रेजों की लालच भरी निगाहें जमी हुई थी। पुर्तगालियों की सफलता, मसाले, मलमल, मोती, सोने से भरे उनके जहाजों से प्राप्त मुनाफे ने अंग्रेजी व्यापारियों की आंखें चकाचौंध कर दी। वे भी इस मुनाफे देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए थे। फाइनली अगर कहने का मतलब मैं कहूँ, अंग्रेज इंडिया में क्यों आना चाहते थे, ये भी जो है पुर्तगाली की तरह, डच कंपनी की तरह जो है प्रॉफिट कमाना चाहती थी इंडिया से ट्रेड कर कर। अब इनको जब इंडिया से ट्रेड करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि देखो भाई, हमको जो है साउथ ईस्ट एशिया में जाके ट्रेड करना है। तो ये क्या करते हैं, ब्रिटिश व्यापारी जो है कुछ लोग मिलकर जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, पुर्तगीज कंपनी, डच कंपनी जो है इंडिया से ट्रेड कर कर जो है 60% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, पुर्तगीज देश की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, डच देश की भी जो है इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, इनकी जो है जीडीपी ग्रो हो रही थी, इनके लोगों को जॉब्स मिल रही थी। तो इन्होंने जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम को बताया कि देखो भाई, हमें भी इनके साथ, इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमको भी 60% का प्रॉफिट होगा, हमें भी जो है हमारे देश की जो है समृद्धि बढ़ेंगी, ग्रो होगा हमारा देश। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम को जो है ये बात समझ में आती है और फाइनली क्या होता है, 31 दिसंबर 1600 में एक चार्टर एक्ट अर्थात आदेश पत्र जारी किया। इस चार्टर द्वारा स्टार्टिंग में 15 वर्षों तक पूर्वी क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिल गया। मतलब भारत हो गया, हिंद महासागर हो गया, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने की परमिशन मिल गई। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1600 में। क्यों हुआ था, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए या साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। कितने वर्ष का इनको स्टार्टिंग में बोला गया था, 15 वर्ष जो है इनको बोला गया था कि आप जो है व्यापार कर सकते हो। देन 1609 में क्या होता है, ये जो ब्रिटिश व्यापारी होते हैं ना, इनको जो टाइम लिमिट मिली थी ट्रेड करने की 15 वर्ष की, ठीक है, ये जो है 15 वर्ष की टाइम लिमिट खत्म कर देते, यानी कि समाप्त कर देते इसको। मतलब अब बोला जाता है कि देखो भाई, आपको इंडिया के साथ 15 वर्ष ट्रेड करना हो तो 15 वर्ष के लिए कीजिए, 30 वर्ष के लिए आप ट्रेड करना चाहते हो तो 30 वर्ष के लिए कीजिए। देन मान लो आपको लाइफ टाइम ट्रेड करना है ना इंडिया के साथ, तो लाइफ टाइम कीजिए। मतलब क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो ये इंडिया में कब आती है, 1608 में ये इंडिया में आती है लगभग लगभग, ठीक है। देन ये इंडिया से वापस कब जाएंगे पता है आपको, 1947 में ये फाइनली इंडिया से वापस जाएंगे। मतलब लगभग लगभग इन्होंने 300 साल जो है इंडिया पर राज किया था और 1947 में जो है हमको आजादी के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था, तभी जो है हमको आजादी मिली थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। देन
अब देखो, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, तो ऐसा तो नहीं था कि ये सरकारी कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। तो यहाँ पर जो है कुछ व्यापारियों ने पैसा लगाया था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने व्यापारियों ने पैसा लगाया था? तो 217 साझेदार थे, मतलब 217 पार्टनर थे। अब इन 217 लोगों ने बोला कि देखो भाई, इंडिया से हमको ट्रेड करना है, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, परंतु इंडिया का ट्रेड की देखरेख करने के लिए हमको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, 24 लोगों का जो है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं। और इनको बोला जाता है कि देखो भाई, आपको जो है इंडिया में जो जहाज जाएंगे इन पर नजर रखनी है, इंडिया से जो ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, इन पर आपको नजर रखनी है, ठीक है। तो ये जो 24 डायरेक्टर्स थे, इनको कैसा, इनका चुनाव कैसे होता था? मान लो ये जो 217 लोग थे ना, इन्हीं में से जो है 24 डायरेक्टरों का चुनाव होता था। चुनाव कब होता था? देखो, विच वेयर इलेक्ट एवरी ईयर इन द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब साल में इनकी एक मीटिंग होती थी 217 लोगों की, और साल में एक बार इनका चुनाव होता था। ये 217 लोग जो है वोटिंग करते थे, और वोटिंग द्वारा जो है इन 24 लोगों का जो है चुनाव होता था। देखो, ये पूरे लोग है ईस्ट इंडिया कंपनी के। ध्यान, अब जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इनकी मीटिंग होती थी, यहाँ पर डिस्कस वगैरह किया करते थे कि इंडिया के साथ और व्यापार में क्या कर सकते हैं, और इनका चुनाव भी होता था साल में एक बार। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ध्यान, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन और बर्मा जैसे पूर्वी देशों में व्यापार फैलाने की अनुमति मिल गई थी। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, इनको बोला गया था कि इस देशों के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ध्यान, सर थॉमस स्मिथ कंपनी के पहले गवर्नर बने। इसका मुख्यालय इंडिया हाउस लंदन में बना। अब देखो, आपको डायरेक्टली वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो सर थॉमस स्मिथ थे। ध्यान, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? इंडिया हाउस लंदन में था। तो देखो, ये है, हो गया इसका मुख्यालय। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक है, ये है कि देखो भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में बनी थी। परंतु ब्रिटिश जो है इंडिया में कब आए थे पता है आपको? 1608 में आए थे। तो ये 8 वर्ष क्या कर रहे थे? इनको 8 वर्ष इंडिया में आने के लिए क्यों लगा, ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पड़ाव भारत नहीं बल्कि इंडोनेशिया था। कंपनी के 5 जहाजों ने इंडोनेशिया के लिए 1601 में जो है कुछ कर दिया, मतलब 1600 में इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1601 में ही जो है ये इंडिया नहीं आए थे, इंडोनेशिया गए थे। तो देखो, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से जो है 1601 में 5 जहाज निकले, और ये कहाँ पर गए? इंडिया में ना आते हुए ये इंडोनेशिया गए। अब ये जब इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है यही से पुर्तगाली और डच व्यापारी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में यही जाएंगे हम। परंतु होता क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इंडिया हो चाहे फिर हो साउथ ईस्ट एशिया हो, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी ब्रिटिशों के पहले जो है कौन व्यापारी मौजूद थे? पुर्तगाली व्यापारी मौजूद थे, डच व्यापारी मौजूद थे, और ये मौजूद ही नहीं थे यहाँ पर जो है ना, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। अब ब्रिटिश यहाँ पर आ तो गए, परंतु जो है इनको बहुत ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में क्या किया ब्रिटिशों ने, इंडोनेशिया के जो मसाले थे इसी पर अपना फोकस रखा, और यहीं से जो है ट्रेड किया, परंतु यहाँ से जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। देन इन्होंने क्या किया, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, यहाँ पर कंपनियां या ऑफिस वगैरह खोले, परंतु इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। देन इन्होंने क्या किया, 1607 में जो है साउथ अफ्रीका में भी जो है कुछ कंपनीज खोले, कुछ ऑफिस खोले, यहाँ से ट्रेड करना शुरू किया। परंतु यहाँ से भी जो है ना, इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो फाइनली इसके बाद क्या हो गया, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको समझ में आ गया कि देखो भाई, अंग्रेजों ने भारत के वस्तु विशेषकर कपड़े का महत्व समझा, जिस कारण से वह सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई। अब होता क्या है, ये जो इंडोनेशिया हो गया, ये जो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ से जो है इनको ट्रेड में प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था। तो इनको समझ में आ गया भाई, देखो हम अगर इंडिया में जाते हैं, इंडिया में अगर फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित करते या स्टेब्लिशमेंट करते, तो हो सकता है इन दोनों जगहों से, इंडोनेशिया से भी और साउथ अफ्रीका से भी हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये फाइनली इंडिया में आते हैं, और इंडिया में कहाँ पर ये फैक्ट्री खोलने का पहला प्लान बनाते हैं, ये जो है सूरत में जो फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, 24 अगस्त 1608 में पहली बार अंग्रेज के पहले जहाज ने गुजरात के सूरत तट पर लंगर डाला। तो कहाँ पर है, ये हो गया सूरत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इनका जहाज आता है सूरत में, जो 1608 में पहुंचता है, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, ये जो आए थे, इनके जहाज का नाम क्या था? इनके जहाज का नाम जो है हेक्टर था, और इसी के कमांडर कौन थे? ये विलियम्स हॉकिंस थे। और यही जो है इंडिया में जो है फैक्ट्री खोलने का पहला प्रयास करते, कहाँ पर? सूरत में, और 1608 में ये पहुंचते भी है। तो जैसे ही ये 1608 में पहुंचते, तो ये क्या करते, इनकी एक्टिविटी भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। तो देखो, भारत में व्यापारिक कुटिया कायम करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस द्वारा 1608 ईस्वी में हुआ। सर विलियम हॉकिंस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि थे, मतलब जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, इनके प्रतिनिधि बनकर जो है ये इंडिया में आए थे।
कैप्टन हॉकिंस 24 अगस्त 1608 में गुजरात के सूरत तट पर पहुंचे, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये सूरत तो पहुंच जाते हैं, परंतु होता क्या है, इंडिया में भी जो है अगर इनको फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करनी है तो इंडिया के में जो रूल चल रहा था, अब इस समय इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, मुगल रूल कर रहे थे। मुगल के अंडर में कौन, जहांगीर जो है इंडिया का सम्राट था। तो इसीलिए ये मुगल सम्राट से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, देखो भाई हम जो है सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, हमें परमिशन चाहिए। तो इसीलिए ये जो कैप्टन हॉकिंस होते हैं, हॉकिंस ने गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए आगरा की यात्रा की, जो 1609 ईस्वी में मुगल दरबार आगरा में पहुंचा। अब क्या था, ये जो मुगल दरबार थे, जहांगीर थे, ये पहुंचे थे सूरत में कैप्टन हॉकिंस, परंतु मुगल सम्राट कहाँ पर रहते थे, आगरा में इनका दरबार था। तो इनको क्या करना पड़ा, सूरत से आगरा जाना पड़ा, ठीक है। और जैसे ही ये आगरा पहुंचते हैं, कहते कि देखो भाई हम, ये हो गए जहांगीर, ठीक है। और ये हॉकिंस जो है 1609 में जो है फाइनली सूरत से निकल पड़ा और आगरा पहुंचा था। क्यों पहुंचा था, इनको जो है सूरत में एक फैक्ट्री की स्टेब्लिशमेंट करनी थी। तो इंडिया में किसका रूल चल रहा था, मुगल के अंडर में जो जहांगीर जो है रूल कर रहे थे। जहांगीर के पास ये जो विलियम हॉकिंस है, ये पूछे और बोला कि देखो भाई हम जो है सूरत में फैक्ट्रियां खोलना चाहते हैं और यहाँ पर जो है ट्रेड करना चाहते हैं, अगर हमको कुछ प्रॉफिट्स होगा तो हम आपको भी प्रॉफिट देंगे। इसने जो है जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए कई सारी गिफ्ट वस्तुएं भी जो है, यानी कि बेशुमार वस्तुएं भी इन्होंने भेंट की थी। परंतु होता क्या है, ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस होता है ना, जहांगीर को प्रभावित करने में जो है असफल हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ब्रिटिश इंडिया में आने से पहले जो है ऑलरेडी इंडिया से कौन ट्रेड कर रहा था, एक तो थे पुर्तगाली व्यापारी और एक तो थे डच व्यापारी, ठीक है। ये दोनों जो है ऑलरेडी, यानी कि ब्रिटिशों से पहले इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब जब ये पुर्तगाली इंडिया में आए थे तो इनके पहले इंडिया के ट्रेड पर किसकी मोनोपोली थी, अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली थी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, जब पुर्तगाली इंडिया में आए थे ना, तो अरब ट्रेडर्स ने भी जो है इनका विरोध किया था, परंतु फाइनली पुर्तगालियों ने क्या किया, अरब ट्रेडर्स को हटाकर जो है इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली हासिल की थी। अब क्या था, अरब ट्रेडर्स को हटाया था पुर्तगालियों ने, अब पुर्तगालियों को हटाएंगे कौन, ब्रिटिश या अंग्रेज जो है इनको हटाएंगे। परंतु स्टार्टिंग में जब ये आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में, तो 1608 में ये सफल नहीं हो पाते इनको हटाने के लिए। क्यों, क्योंकि पुर्तगाली जो होते हैं इनका प्रभाव होता है मुगल सम्राट जहांगीर के ऊपर में। और ये मुगल सम्राट जहांगीर से कहते हैं पुर्तगाली कि देखो भाई ब्रिटिश को आपको परमिशन नहीं देना है सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करने की। अगर आपने इनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दे दी तो देखो ये जो आपके समुद्र में जहाज है ना, इसको हम लूटेंगे, क्योंकि पुर्तगाली लूटमार में जो है फेमस थे। तो इसीलिए पुर्तगालियों के विरोध के चलते और सूरत के जो स्थानीय व्यापारी थे, लोकल व्यापारी थे, इन्होंने भी विरोध किया। उसके कारण जो है इसको खाली हाथ लौटना पड़ा विलियम हॉकिंस को। सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। हॉकिंस को अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मुगल दरबार में जो है पुर्तगालियों का अधिक प्रभाव था। तो पुर्तगालियों के चलते जो है ये असफल रहा। ध्यान, परिणाम स्वरूप सन 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में स्थापित की। अब इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि दक्षिण में परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थी, क्योंकि यहाँ पर उनको एक शक्तिशाली सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब क्या है, ये जो इन्होंने बोला था 1608 में जहांगीर से परमिशन लेने गया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, परंतु ये असफल हो गया था सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ब्रिटिशों ने सोचा कि इंडिया के साथ ट्रेड तो करना है, ठीक है भाई, अभी हमको सूरत में परमिशन नहीं मिली तो हम क्या करते हैं, इन्होंने बात समझ ली कि यहाँ पर जो है मुगल रूल है और मुगल के ऊपर में किसका कंट्रोल है, पुर्तगालियों का कंट्रोल है। अब हमें एक ऐसी जगह फाइंड आउट करनी है जहां पर जो है रूल तो हो परंतु इनडायरेक्टली रूल हो मुगल का, और पुर्तगालियों का कंट्रोल उस लोकल शासक पर ना हो। तो ये फाइनली जाते हैं साउथ इंडिया में मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई शक्तिशाली शासक नहीं होता, यहाँ पर पुर्तगालियों का प्रभाव उतना होता नहीं। तो इसी का फायदा उठाते हैं ब्रिटिश और क्या करते हैं, फाइनली 1611 में जो है मुसलीपट्टनम में जो है अपनी पहले फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं, क्योंकि सूरत में इनको फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिलती नहीं है। देन ये अपने अपमान का बदला भी लेना चाहते हैं पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों ने जो अपमान किया था, पुर्तगाली की वजह से जो सूरत में इनको फैक्ट्री खोलने की परमिशन नहीं मिली थी, तो ये सोचते कि अब जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने का कुछ किया जाए। तो ये क्या करते हैं, 1612 में ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, 1612 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर अंग्रेज कैप्टन थॉमस बेस्ट, ये जो अंग्रेज कैप्टन थे, ठीक है, के द्वारा सौली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित किए जाने से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ये जो जहांगीर था अपना बहुत प्रभावित हुआ। ये लड़ाई सूरत के निकट सौली में हुई थी। अब क्या हो रहा था, सूरत में जो है ब्रिटिशों को फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करनी थी, परंतु पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने क्या किया, 1612 में जो है पुर्तगालियों से लड़ाई की ब्रिटिशों ने। कौन थे ये, कैप्टन
फॉर्म्स बेस्ड थे। इन्होंने जो है पुर्तगालियों से लड़ाई की और क्या किया, फाइनली जो है पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। जो समुद्र में इनके जहाज थे या सौली में इनके जहाज थे, इनको पराजित कर दिया। अब इस पराजित होने से क्या हुआ, जो मुगल सम्राट था जहांगीर, ये अंग्रेजों से प्रभावित हो गया था। इनको लगा कि देखो भाई, कोई तो है जो पुर्तगाली को टक्कर दे सकता है। और फाइनली टक्कर किसने दी थी, ब्रिटिश ने दी थी। तो फाइनली इससे प्रभावित होकर जहांगीर बोलता है कि देखो भाई, 1608 में तो मैंने आपको परमिशन नहीं दी थी, मुझे लगा कि आप डरपोक लोग होंगे तो पुर्तगालियों का जो है सामना नहीं कर पाओगे, परंतु आपने जो है 1612 में काफी इनको धूल चकाई, काफी तरीके अच्छी तरीके से जो है आपने इनका सामना किया। तो आप देखो 1608 में तो मैंने परमिशन नहीं दी थी, परंतु आप 1612 में ये सौली का युद्ध जीतने के बाद क्या करता है जहांगीर, इनको बोलता है कि आप जो है सूरत में जो है फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहांगीर ने अंग्रेजों की इस वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें 1612 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की। अब क्या था, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट आप याद रख लेना, ठीक है। अगर आपको ओवरऑल इंडिया के कंटेस्ट में पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इंडिया में कहाँ पर सबसे पहले फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो मछलीपट्टनम में किया था। इन्होंने जो है सेकंड फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया था, सूरत में किया था, ठीक है। ये बात यहाँ तक ठीक हो गई। परंतु अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि मुगल एम्पायर के अंदर में, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है इनकी पहली फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा सूरत में, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रख लेना। अगर आपको पूछे कि साउथ इंडिया में जो इनकी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मछलीपट्टनम में हुई थी, क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछ सकता है, तो ये फैक्ट आप याद रख लेना, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अगर पहली बोले तो फिर से बता रहा हूँ, सूरत इसका आंसर होगा, ठीक है। देन जहांगीर के दरबार में सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का दूत थॉमस रो आया था। देन ये जो है 1619 ईस्वी तक यहाँ पर रुका था। अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली, मतलब क्या था, 1608 में जो है कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आए थे, परंतु इनको बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं थी। तो क्या करना पड़ा था, 1611 में जो है इनको साउथ इंडिया में जो है मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करनी पड़ी थी। देन 1612 के बाद इन्होंने क्या किया था, सूरत में भी जो है अपनी फैक्ट्री का जो है स्टेब्लिशमेंट कर लिया था। अब ये क्या चाहते थे, इंडिया के जो है वेरियस जगह पर जो है फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो सम्राट होता है जेम्स प्रथम ब्रिटेन का, ये बोलता है थॉमस रो को कि देखो भाई, आपको जो है इंडिया में जाना है और क्या करना है, वेरियस जगह पर इंडिया के सभी भागों में जो जहां पर जो है मुगल साम्राज्य का रूल चल रहा है, यहाँ पर जो है वेरियस जगह फैक्ट्रिया जो है स्टेब्लिशमेंट करनी है। तो जाओ मुगल सम्राट जहांगीर से बात करो, हमारा जो है ट्रेड बढ़ना चाहिए इंडिया में। तो क्या करता है, देखो, जिसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रिया स्थापित करने का अधिकार पत्र, मतलब शाही फरमान जो है प्राप्त कर लिया। मतलब जहांगीर ने क्या किया, ये जो थॉमस रो आया था, इससे बातचीत की और बोला कि जितना हमारा मुगल साम्राज्य है, इन सभी भागों में जो है आप फैक्ट्रिया स्थापित कर सकते हो। मतलब एक कैप्टन विलियम्स से भी जो है बहुत ज्यादा सफल रहा था। देन थॉमस रो ने मुगल बादशाह से बहुमूल्य व्यापारिक अधिकार इस शर्त पर प्राप्त किया कि अंग्रेज जो है मुगल जहाजों की जो है पुर्तगाली से रक्षा करेंगे। अब जो ये मुगल सम्राट जहांगीर था, इन्होंने जो सभी भागों में जो है फैक्ट्रिया स्थापित करने का जो है इनको जो है फरमान दिया था, शाही फरमान। किस बदले में दिया था, कौन सी शर्त पर दिया था, तो थॉमस रो से जो है बदले में एक वादा लिया था कि देखो भाई, पुर्तगाली जो है ये लूट मार में फेमस है, यहाँ पर जो है हमारे जहाज वगैरह रहते हैं, तो पुर्तगाली क्या करते हैं, हमारे जहाज को लूटते हैं। तो थॉमस रो को बोला कि देखो भाई, ये यहाँ पर जो हमारे जहाज रहेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है हमारे जहाजों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो थॉमस रो ने भी जो है बोला कि हमको जो है ये शर्त मंजूर है, ये कंडीशन हमको मंजूर है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है मुगल साम्राज्य के अंदर सभी भागों में जो है ये फैक्ट्रियां स्थापित करने का जो राइट्स था, ब्रिटिशों को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। देन थॉमस रो ने कंपनी को शांतिपूर्वक व्यापार करने और भूमि संबंधी युद्धों से दूर रहने की सलाह दी। जहांगीर ने अंग्रेजों पर अपनी अधिक कृपा दृष्टि दिखाई तथा उन्हें बंगाल, बड़ौज तथा आगरा के क्षेत्रों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। तत्पश्चात 1639 में मद्रास में भी जो है ब्रिटिशों ने अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिशमेंट की। देन 1651 में जो है इन्होंने हुगली में भी, यानी कि हुगली कहाँ पर है, कलकत्ता के आसपास में है, यहाँ पर भी जो है अपनी व्यापारिक कंपनी जो है स्टेब्लिशमेंट किया। देन अब ये जो थॉमस रो थे, इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, इंडिया में क्या था, कई छोटे मोटे शासक रूल कर रहे होते हैं। तो इन्होंने बोला कि देखो, एक शासक अगर दूसरे शासक से लड़ाई करता है, ठीक है, यहाँ पर आपको इंटरफेयर नहीं करना है। ये जो है ब्रिटिश व्यापारियों को कहा था, क्यों, अगर आप यहाँ पर इंटरफेयर करोगे तो क्या होगा, इन शासकों को लगेगा कि ब्रिटिश जो है हमारे इंटरनल मैटर में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हमारे व्यापार को जो है हानि हो सकती है। हमें जो है यहाँ पर जो है फैक्ट्रिया स्टेब्लिशमेंट करने की परमिशन नहीं मिलेंगी देन इन शासकों से। तो इसीलिए इनको दूर रहने की सलाह दी गई। देन
थॉमस रो ने अंग्रेज व्यापारियों को भारत के राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों में बगैर किसी पक्षपात के रहने तथा बगैर इन विषयों में हस्तक्षेप करते हुए व्यापार पर अधिक बल देने का आदेश दिया। इससे अंग्रेज व्यापारियों को अधिक लाभ हुआ। मतलब क्या था, ये जो पुर्तगाली इंडिया में आए थे ना, तो इन्होंने क्या किया था, इंडिया के पॉलिटिकल पावर में या इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में, देन इंडिया के जो है धार्मिक विषयों में जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। मान लो इंडिया में कोई हिंदू लोग है, कोई मुस्लिम लोग है, इनका जो है ईसाईकरण शुरू कर दिया था, ईसाईकरण करना। तो इससे क्या हो गया था, इससे भारतीय लोग, भारतीय शासक जो है पुर्तगालियों से नफरत करने लगे थे। तो इसीलिए टॉमस रो ने बोला कि देखो भाई, हमको जो है ऐसा काम नहीं करना है। अगर हम भी जो है पुर्तगालियों की तरह यहाँ पर यही काम करेंगे तो क्या होगा, भारतीय शासक, यहाँ के लोग जो है हमें पुर्तगालियों की तरह हमसे भी नफरत करने लगेंगे और हमें जो है इंडिया में ट्रेड करने के लिए दिक्कत होने होने शुरू हो जाएंगे। हमको जो है फैक्ट्रियां स्थापित करने की परमिशन मिलने में दिक्कत होंगी। तो इसीलिए टॉमस रो ने जो है दिमाग लगाया और यहाँ पर इसने बोला कि अंग्रेज व्यापारियों को कि इन दोनों मैटर में जो है स्टार्टिंग में आपको जो है इंटरफेयर नहीं करना है। तो इसी वजह से जो है पुर्तगालियों की अपेक्षा अंग्रेजों को यहाँ के शासकों ने, यहाँ की भारत की जनता ने जो है ब्रिटिशों को पसंद किया। बट यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लिए दोनों ही जो है अच्छे नहीं थे, ना ही पुर्तगाली अच्छे थे और ना ही ब्रिटिश अच्छे थे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये फैक्ट समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर हो जाती है समाप्त। अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रिटिश जो है इंडिया में क्यों आना चाहते थे, विलियम हॉकिंस के बारे में पढ़ा, टॉमस रो के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है समाप्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सुन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।